कि सावित्रीबाई फुले ने स्कूल खोल लिया। कैसे खोला, ये खोला, इस पे बात करेंगे। अब वो पढ़ाने के लिए जाती, लोग उस पे कीचड़ फेंकते। क्या वो कोई बुरा काम कर रही थी? कोई अपना काम बदलना चाहता है तो उसके लिए शिक्षा की निहायत ज़रूरत है। अन्यथा जैसे हमारे बुजुर्ग कहते थे कि भी हम तो इन डड़िया में खप गए, तमने कुछ करना हो जाए 2 अक्षर पढ़ लो। लेकिन जो पढ़ना चाहता है उसको भी आप रोक रहे हैं, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? उसके पीछे कारण स्पष्ट है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। आज भी आप गामा में सुन लोगे, अग भी जो यहाँ पढ़ गए फिर मारे डांगर कौन चरावेगा, मारा बासन कौन मान जाएगा, मारे कूड़े कचरे कौन उठावेगा, मारी गुलामी कौन करेगा, सेवा कौन करेगा। आज भी सुन लो आप यही, कि जो चीज़ हमारे ही खिलाफ है हम उसको कितना प्यार करते हैं, उस विचार को कितना सजा के रखते हैं। हमारी संस्कृति है, संस्कार है, फलानी चीज़ है जो हमारे ही खिलाफ है। देखो हमारे दिमाग किस तरह उसकी लिपाई कर रखी है, बढ़िया। यानी शिक्षा जो है आपके धंधा बदलने का, आपको आज़ाद करने का, उस पूरे उसका एक मंत्र है। वो सिर्फ शिक्षा का मतलब कै कबूतर ए अनार सिखाना नहीं है। पुरानी कहावत थी ना कि भाई घर की बई और काका लिखनिया, कुछ भी लिख ले भाई, लागू मारे ऊपर होगा। इस गोष्ठी के सेमिनार के अध्यक्ष जी, कुलदीप जी, अरुण जी और साथियों, सबसे पहले तो हम सब उस महान आत्मा भारत माता सावित्रीबाई फुले, जिनके काम को, जिनके जीवन को और जिनके योगदान को रेखांकित करने के लिए, याद करने के लिए, और जो काम उन्होंने शुरू किए थे वो कितने पूरे हुए और कितने बाकी हैं जो हमारे जिम्मे हैं, कि किस तरीके से हम उसमें अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं। ये मौका आप सब साथियों ने निकाला इस पे बातचीत करने का, तो ये इसके लिए आप मुबारक के पात्र हैं। और उन महान आत्मा को हम सब की तरफ से नमन है कि हम उनको याद करते हुए अपनी ज़िंदगी, अपने जीवन की दिशा, उसके काम, वही हमारे प्रेरणा पुंज हैं, प्रेरणा स्रोत है। जब हम कहते हैं कि भारत की पहली शिक्षिका सावित्रीबाई फुले, या ऐसे विशेषण लगाते हैं जैसे अरुण जी कह रहे थे कि ज्ञान ज्योति सावित्रीबाई फुले, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले, या भारत माता सावित्रीबाई फुले, मदर इंडिया, तो ये सब, इसमें आदर तो है ही, उनके प्रति सम्मान तो है ही, लेकिन ये शब्द उनके जो काम है, उनकी जो महत्व है हमारी, जैसे माँ अपने बच्चे का पालन पोषण करती है, उसको इस तरीके से तैयार करती है कि वो आने वाले जीवन की समस्याओं को, दुखों को, बाधाओं को सहन करते हुए और उनका मुकाबला करते हुए तैयार करे अपने आप को, इस कोशिश में रहती है। ऐसे ही इनका भी योगदान है कि वो अपनी सारी जो उनकी संतानें हैं, जो वो सिर्फ व्यक्तिगत तौर पे तो उनकी कोई संतान नहीं थी, लेकिन क्योंकि जब ऐसे व्यक्ति होते हैं वो सबकी माएँ, सबके बाप, सबके भाई हो जाते हैं, अपने आप इस तरह से विस्तारित होते हैं। तो उन्होंने वो बातें कही थी कि जिसकी वजह से हमारा समाज, आधुनिक समाज आगे बढ़ा है। इसी कारण से हम उस चीज़ को याद करते हैं। अब आप याद करो कि 200 साल पहले की बात है, लगभग 200 साल, 1831 में सावित्रीबाई फुले पैदा हुई और 1827 में महात्मा ज्योतिबा फुले। 200 साल पहले के लगभग की ये बात है। और वो टाइम यदि हम याद करते हैं, जैसे कुलदीप जी ने जिक्र किया कि हर चीज़ का एक इतिहास होता है, हर एक आदमी अपने समय की परिस्थितियों के कारण ही पैदा होता है, बनता है, अपने समस्या से जूझता हुआ। लाखों लोग, करोड़ों लोग पैदा होते हैं, किसी का कोई नाम भी नहीं जानता,
लेकिन जिनके नाम बचे रहते हैं, जिनकी कहानियाँ बची रहती हैं, जिनके जीवन की प्रेरणाएं बची रहती हैं, वो उन्हीं की बची रहती हैं जो अपने समाज को समझते हैं, उसके सामने जो दिक्कतें आ रही हैं उनको चिन्हित करते हैं और सारे खतरे उठा करके भी उन चीज़ों को दूर करने की कोशिश करते हैं, जो कि इस दंपत्ति ने भी किया था। यदि इस दंपत्ति के जीवन को हम देखें कि ये जहाँ पैदा हुए, जिस समाज में पैदा हुए, वो समाज ना तो उसको किसी तरह का कोई अधिकार था शिक्षा का, ज्ञान का। आप समझ सकते हैं कि दुनिया के अंदर सब तरक्की का रास्ता क्या है, क्या रास्ता है तरक्की का। एक बात आपने ज़रूर सोचा होगा कि जितने भी हमारे संत महात्मा हैं, समाज सुधारक हैं, चाहे राजनीतिक नेता हैं, चाहे उसमें शहीद भगत सिंह हों, चाहे उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हों, चाहे ज्योतिबा फुले हों, स्वामी दयानंद सरस्वती हों, या और पीछे चले जाइए आप महात्मा बुद्ध तक, वो सब लोग ज्ञान की बात क्यों करते हैं और आधुनिक काल में सबसे ज़्यादा शिक्षा की बात क्यों करते हैं? यदि हम इस सवाल पे सोचें, उसका एक ही कारण है, मेरे को जो बात समझ में आई कि यदि हम शिक्षित नहीं होंगे तो हम अपना काम धंधा नहीं बदल सकते। यदि हमें अपना प्रोफेशन चेंज करना है, काम चेंज करना है, बदलना है, तो उसके लिए नॉलेज की, ज्ञान की ज़रूरत है। यदि हमें पुश्तैनी काम नहीं तो पुश्तैनी काम ही करना पड़ेगा, जो कर रहा है उसी के अंदर ही जाएगा। यदि कोई अपना काम बदलना चाहता है तो उसके लिए शिक्षा की निहायत ज़रूरत है। अन्यथा जैसे हमारे बुजुर्ग कहते थे कि भी हम तो इन डड़िया में खप गए, तमने कुछ करना हो जाए 2 अक्षर पढ़ लो। वो उनके दिमाग में भी ये बात थी, जो बिल्कुल अनपढ़ लोग थे, कि उनको पता था कि यदि ये जो परिस्थितियां बनी हुई हैं जीवन की, यदि इससे निकलना है तो शिक्षा प्राप्त करनी पड़ेगी। इसीलिए सबसे ज़्यादा जोर इन सब लोगों ने, टैगोर का नाम लो, डॉक्टर अंबेडकर का नाम लो, शिक्षित बनो, पहली बात ये कही। जो कि सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले स्कूल क्यों खोला? कुछ और खोल सकते थे, मंदिर बनवा सकते थे, धर्मशाला बनवा सकते थे, कुछ और चीज़ बनवा सकते थे, स्कूल ही क्यों बनवाया? यदि इस पे हम बात करने की कोशिश करें कि उन्होंने स्कूल खोलने के पीछे क्या कारण था, तो हमें ये कारण नज़र आएगा। क्योंकि देखो, आदमी का इंजन है दिमाग, समाज चलता है दिमाग से, चेतना से। और बंदे का दिमाग कैसे बनता है, उसकी चेतना कैसे बनती है? वो बनती है शिक्षा से, ज्ञान से, नॉलेज से। अब जो बित्र डालेंगे वही तो आगे जीवन में दिखाई देगा। तो इसलिए सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, जब हम कहते हैं कि वो पहली शिक्षिका थी, वो सिर्फ इसलिए नहीं कि वो पहली पढ़ाने वाली थी। शिक्षक तो करोड़ों हैं इस टाइम पे भी भारत में, लेकिन उसका महत्व जिसने समझा पहली बार, और ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए, उस समाज के लिए जिसको ये कहा गया कि तुमने तो शिक्षा लेनी ही नहीं, यदि लोगे तो सज़ा मिलेगी, दंड मिलेगा। इसीलिए आप देखिए कि सावित्रीबाई फुले ने स्कूल खोल लिया। कैसे खोला, ये खोला, इस पे बात करेंगे। अब वो पढ़ाने के लिए जाती, लोग उस पर कीचड़ फेंकते। क्या वो कोई बुरा काम कर रही थी? क्या वो कोई गलत काम था पढ़ाना? जब शिक्षा इतनी पवित्र चीज़ है तो लोग उस पर कीचड़ क्यों फेंकते थे? आपको पता ही होगा कि वो 2 साड़ियाँ प्रयोग करती थी, एक डाल के जाती थी और एक थैले में लेके जाती थी, स्कूल में बदल लेती थी। किसी को क्या तकलीफ थी यदि वो समाज पढ़ जाएगा? जिसको वो पढ़ा रही है, आपकी चॉइस है, आप पढ़ना चाहो पढ़ लो, नहीं पढ़ना चाहो ना पढ़ो। लेकिन जो पढ़ना चाहता है उसको भी आप रोक रहे हैं, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है?
उसके पीछे कारण स्पष्ट है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। आज भी आप गामा में सुन लोगे, अग भी जइए पड़ गए, फिर मारे डांगर कौन चरावेगा, मारा बासन कौन मान जाएगा, मारे कूड़े कचरे कौन उठावेगा, मारी गुलामी कौन करेगा, सेवा कौन करेगा। आज भी सुन लो आप यही। यानी शिक्षा जो है आपके धंधा बदलने का, आपको आज़ाद करने का, उस पूरे उसका एक मंत्र है। वो सिर्फ शिक्षा का मतलब कै कबूतर ए अनार सिखाना नहीं है, वो एक ज्ञान की खिड़की है। वो एक, जब एक समाज के लिए वो बहुत अच्छी चीज़ है तो दूसरे के लिए खराब क्यों है? इस चीज़ के ऊपर उन्होंने सवाल लगाया। और आप देखेंगे कि धीरे 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 इतने सालों तक, शताब्दियों तक शिक्षा से ये बात समझाई गई कि तुमने शिक्षा की क्या ज़रूरत है, तारे को शिक्षा की क्या ज़रूरत है। सारा समाज तो पिछले जन्म का कर्मा का फल चल रहा, जिसने जो कर रखा आगे आ जाएगी वगैरह वगैरह, इतनी सारी बातें उनके लिए बनाई। और वो समाज भी मान गया कि हाँ हमें क्या ज़रूरत है। इसलिए आप उस टाइम का यदि ये सीन देखेंगे कि भी जो बंदे शिक्षा, जिन्होंने अपनी लड़कियां दाखिल करवाई, 6 बच्चियां थी पहली बार, 6। कौन थी वो? और जो थी वो कैसे स्कूल में आती थी? क्या उनके लिए बसें चलती थी? बोरी में बंद करके छोड़ के जाते थे उनके बाप, कोई देख ना ले कि किसकी लड़की कहाँ जा रही है। ये बोरी में डाल के लड़की को स्कूल के अंदर छोड़ के जाते थे। इतनी बड़ी चीज़ थी शिक्षा, जिसके ऊपर एक तरह से बैन था, पाबंदी थी। जैसे अभी आप कह रहे थे ना कि भाई कनाडा जा सकते हैं, हम स्कूल में नहीं जा सकते थे। कनाडा तो छोड़ो, स्कूल के गेट पे एंट्री बैन है, वहाँ वीज़ा चेक होता था कि तू किस जाति का है, किस उसका है। एंट्री नहीं अंदर, स्कूल में आप नहीं जा सकते, पढ़ाई का काम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इस सवाल के ऊपर सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले ने प्रश्न चिन्ह लगाया। और इसका नतीजा देखिए क्या हुआ। बाकी समाज की छोड़ो, जो कीचड़ फेंकते थे, वो समाज के बड़े बड़े पंडित थे, बड़े बड़े तिलकदारी थे, खुद शास्त्र पढ़ते थे। खुद सावित्रीबाई फुले के ससुर और ज्योतिबा फुले के पिता ने उनको घर से निकाल दिया। बाकियों की बात तो छोड़ो आप, कि उसी समाज के अंदर ये बात कितनी ज़्यादा घर कर चुकी थी कि हमारा काम नहीं है ये, और उसके पिता ने उसको घर से बाहर निकाल दिया। और मैं तो ये कहता हूँ कि आज तक उस समाज में दोबारा ज्योतिबा फुले की स्थापना नहीं हुई। ज्योतिबा फुले ने, सावित्रीबाई फुले ने जो संदेश दिया एजुकेशन का, शिक्षा का, किसने अपनाया? पढ़ाना। जब शिक्षा इतनी पवित्र चीज़ है तो लोग उस पे कीचड़ क्यों फेंकते थे? आपको पता ही होगा कि वो 2 साड़ियाँ प्रयोग करती थी, एक डाल के जाती थी और एक थैले में लेके जाती थी, स्कूल में बदल लेती थी। किसी को क्या तकलीफ थी यदि वो समाज पढ़ जाएगा? जिसको वो पढ़ा रही है, आपकी चॉइस है, आप पढ़ना चाहो पढ़ लो, नहीं पढ़ना चाहो ना पढ़ो। लेकिन जो पढ़ना चाहता है उसको भी आप रोक रहे हैं, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? उसके पीछे कारण स्पष्ट है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। आज भी आप गामा में सुन लोगे, अग भी जइए पड़ गए, फिर मारे डांगर कौन चरावेगा, मारा बासन कौन मान जाएगा, मारे कूड़े कचरे कौन उठावेगा, मारी गुलामी कौन करेगा, सेवा कौन करेगा। आज भी सुन लो आप यही। यानी शिक्षा जो है आपके धंधा बदलने का, आपको आज़ाद करने का, उस पूरे उसका एक मंत्र है। वो सिर्फ शिक्षा का मतलब कै कबूतर ए अनार सिखाना नहीं है, वो एक ज्ञान की खिड़की है। वो एक, जब एक समाज के लिए वो बहुत अच्छी चीज़ है तो दूसरे के लिए खराब क्यों है? इस चीज़ के ऊपर उन्होंने सवाल लगाया। और आप देखेंगे कि धीरे 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 इतने सालों तक, शताब्दियों तक शिक्षा से ये बात समझाई गई कि तुमने शिक्षा की क्या ज़रूरत है, तारे को शिक्षा की क्या ज़रूरत है।
सारा समाज तो पिछले जन्म का कर्मा का फल चल रहा, जिसने जो कर रखा आगे आ जाएगी वगैरह वगैरह, इतनी सारी बातें उनके लिए बनाई। और वो समाज भी मान गया कि हाँ हमें क्या ज़रूरत है। इसलिए आप उस टाइम का यदि ये सीन देखेंगे कि भाई जो बंदे शिक्षा, जिन्होंने अपनी लड़कियां दाखिल करवाई, 6 बच्चियां थी पहली बार, 6। कौन थी वो? और जो थी वो कैसे स्कूल में आती थी? क्या उनके लिए बसें चलती थी? बोरी में बंद करके छोड़ के जाते थे उनके बाप, कोई देख ना ले कि किसकी लड़की कहाँ जा रही है। ये बोरी में डाल के लड़की को स्कूल के अंदर छोड़ के जाते थे। इतनी बड़ी चीज़ थी शिक्षा, जिसके ऊपर एक तरह से बैन था, पाबंदी थी। जैसे अभी आप कह रहे थे ना कि भाई कनाडा जा सकते हैं, हम स्कूल में नहीं जा सकते थे, कनाडा तो छोड़ो, स्कूल के गेट पे एंट्री बैन है, वहाँ वीज़ा चेक होता था कि तू किस जाति का है, किस उसका है, एंट्री नहीं अंदर। स्कूल में आप नहीं जा सकते, पढ़ाई का काम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इस सवाल के ऊपर सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले ने प्रश्न चिन्ह लगाया। और इसका नतीजा देखिए क्या हुआ। बाकी समाज की छोड़ो, जो कीचड़ फेंकते थे, वो समाज के बड़े बड़े पंडित थे, बड़े बड़े तिलकदारी थे, खुद शास्त्र पढ़ते थे। खुद सावित्रीबाई फुले के ससुर और ज्योतिबा फुले के पिता ने उनको घर से निकाल दिया। बाकियों की बात तो छोड़ो आप, कि उसी समाज के अंदर ये बात कितनी ज़्यादा घर कर चुकी थी कि हमारा काम नहीं है ये, और उसके पिता ने उसको घर से बाहर किसके लिए दिया था और किसने अपनाया? सबसे ज़्यादा उसी समाज ने अपनाया जो उस पर कीचड़ फेंकते थे। उन्होंने ही अपनी औरतों को पढ़ाया, वही नौकरियों में आए, वही शिक्षा में आए, वही राजनीति में आए, वही सब आगे, आज भी आगे ही हैं वो। जिस समाज के लिए उन्होंने काम किया था, उस समाज के तो अपने घर के नहीं, उसको कर दिया था बाहर, टाटा बाय बाय, जाओ यहाँ से, तुम्हारा कोई यहाँ पे काम नहीं है। ये विचार हमारे समाज में कैसे जड़ जमा गया कि जो चीज़ हमारे ही खिलाफ है, हम उसको कितना प्यार करते हैं, उस विचार को कितना सजा के रखते हैं। हमारी संस्कृति है, संस्कार है, फलानी चीज़ है जो हमारे ही खिलाफ है। देखो हमारे दिमाग किस तरह उसकी लिपाई कर रखी है, बढ़िया कैसी चित्रकारी हो रखी है दिमाग के ऊपर, कि हम अपना फ़ायदा ही नहीं सोच पाते। इस चीज़ के ऊपर सावित्रीबाई फुले ने प्रश्न चिन्ह लगाया। ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले का जीवन बिल्कुल एक आदर्श दंपत्ति की तरह। आप सोच सकते हैं कि कोई पति अपनी पत्नी को पढ़ा रहा है कि तू पढ़ और फिर तो आगे पढ़ाइए। सार्वजनिक जीवन में जब कोई औरत आती है, आज भी उसके बारे में जो जो धारणाएं हैं, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, हम सब यहाँ बाप और भाई बैठे हुए हैं। आप किसी भी लड़की से पूछ लो, वो एक महायुद्ध लड़के आती है हर रोज, डेली एक महाभारत उसको अपने माँ बाप के साथ करनी पड़ती है पढ़ाई के लिए। जो हमारे लड़के हैं आज, वो लड़कियों की आईलेट्स पास करने के बाद कनाडा जा रहे हैं उनके साथ, सिर्फ पैसे के जोर पे। वो आईलेट्स भी पास नहीं कर पा रहे, और लड़कियों को ये चीज़ें करने के लिए जो उनके अंदर क्षमता है, योग्यता है, उसके लिए हर रोज़ अपने ही रिश्तेदारों से लड़ना पड़ता है। क्या कमाल का समाज है, क्या कमाल की बात। ये बात आई कहाँ से? सबसे बड़ी बात ये है, जो सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले ने जो बात हमें बताई, बहुत बातें बताई। वो कोई शास्त्र पढ़ के, वेद पढ़ के या और गीता पढ़ के विद्वान नहीं बने। अपनी जिंदगी को देखा उन्होंने, अपने जीवन को। उनकी जिंदगी ही उनकी किताब है।
उन्होंने अपने जीवन में जो बाधा आ रही है उसी को देखना सीखा। वही इसको अंग्रेज़ी में बोलते हैं प्रैक्टिस, यानी कि जो प्रैक्टिस है हमारी, जो हम करते हैं उसमें जो दिक्कत है उससे। और ये बात बताई उन्होंने कि जो हमारा ये जो पूरा शास्त्रीय ज्ञान है, किताबों में जो लिखा हुआ है, जो कहानियाँ, जो व्रत कथाएँ हैं, जो पौराणिक बातें हैं, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, उन सारे ने के करना चाहिए का निचोड़ के है सारियाँ का। औरतों के लिए ख़ास तौर पे, आदमियों के लिए ख़ास तौर पे, कि भी जिसको जो दे दिया उसमें राजी रहो। क्या किसने दे दिया भाई? और राजी क्यों रहे? बेरोजगारी में राजी रहें जी, गरीबी में राजी रहूं, जिसको जो मिल गया उसमें वो अपना संतुष्टि कर ले, बस उसी में हैप्पी रहो, खुश रहो, दुखी भी ना दिखे, क्योंकि दुखी दिखेगा जे फिर प्रश्न चिन्ह लग गया। इसीलिए तो सारे नेता कहते हैं सब खुश हैं जी, आज भी सब खुश हैं, देखो विकास का तो पहाड़ लग गया, सारे तो खुश हैं, सबके चेहरों पे तो लाली है, 1 किलो आटा देवा इसलिए खुश है लोग। खुश रहो, दुखी ना दिखो। यदि कोई कैमरे पे कहने लग जाए ना मैं बड़ा दुखी हूं, कहते परनटा आ रहा है, नेगेटिव बात आ गई, खुशी खुशी वाली बात। जिस ये बात पे प्रश्न चिन्ह लगाया ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, तो उनकी ज़िंदगी अपने आप में ही वो है कि उन्होंने इतने स्कूल खोले, पूना और उसके आसपास महाराष्ट्र है। देखो 2 धरती हैं, एक तो बंगाल की धरती है जिस पे ये विवेकानंद वगैरह पैदा हुए, जिन्होंने ब्रह्म समाज बनाया था, राजा राम मोहन राय, विद्यासागर वगैरह, ये सब बंगाल में हुए। और एक महाराष्ट्र की धरती है जिसमें ज्योतिबा फुले हुए, सावित्रीबाई फुले हुई, बाद में अम्बेडकर हुए। इन दोनों में फर्क है। क्या फर्क है? समाज सुधारक तो वो भी थे, जैसे कुलदीप जिब्तारे थे, समाज सुधारक ये भी हैं, लेकिन उनके समाज के मुद्दे क्या थे और इनके मुद्दे क्या थे। यदि आप मान लो बाकी बातें छोड़ दो, उन्होंने क्या बनाया? एक ने आर्य समाज बनाया, एक ने प्रार्थना समाज बनाया, एक ने ब्रह्म समाज बनाया, एक ने कोई और समाज बनाया। ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले ने कौन सा समाज बनाया? उसका नाम रखा सत्य शोधक समाज, जो सत्य का शोधन करे। क्यों करे भाई सत्य का शोधन? सत्य में क्या मिलावट हो रही है? आप जानते हो कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चल रही है कि भी रोज झूठ के पुलिंदे आपके पास किस तरह आ रहे होंगे। सच्चाई किसी को ऐसे गिफ्ट में नहीं मिलती, बर्थडे पे कि लो जी। सच्चाई का शोधन करना पड़ता है, उसके अंदर बहुत सारी मिलावट होती है। सारा जो झूठ का व्यापार है, लीला है, प्रपंच है, वो सिर्फ सच्चाई के नाम पे ही चलता है। वो कि सबसे बड़ा सच मैं ले रहा हूं, मेरे पास है सच, ये कहकर के ही सारे झूठ की बुनती बुनी जाती है। इसलिए जो बताया गया है, चाहे शास्त्रों में, चाहे बड़े बड़े लोगों ने, हमने न्यून नहीं करना चाहिए, हमने न्यून नहीं करना चाहिए, हम इस लायक हो, हम वगैरह वगैरह, जो भी ड्यूटी हमारी दे रखी, इसमें कितना सच है? चाहे वो धर्म के नाम पे हो, किसी भी चीज़ के नाम पे हो, कहीं से भी आ रहा हो, कोई बड़ा आदमी बोल रहा हो, जो वो बोल रहा है, जो वो बात है, उसमें कितनी सच है? ये सच के पीछे इतने क्यों पड़ रहे थे? भक्ति कर लेने दे, मोक्ष मिल जाने दा, कुछ और कर लेने दे, क्या जरूरत थी? सच, क्योंकि सच जो होता है साथियों, जो आम आदमी, गरीब आदमी, कमज़ोर आदमी है, उसकी सबसे बड़ी ताकत सच होती है। झूठ कौन फैलाता है समाज के अंदर? झूठ का व्यापारी कौन है? किसको झूठ की जरूरत पड़ती है? उसको पड़ती है जो बिना करे सारे
मज़े लेना चाहता हो। झूठ की ज़रूरत किसको पड़ेगी कि जो कम से कम करके या ना करके अपने लिए सारी चीज़ें सुरक्षित कर ले। झूठ उसका हथियार है, उसका काम है, उसको फलता है ये। जिसने रोटी करके खानी है, मेहनत करके खानी है, इसीलिए चाहे दान की बात हो, आज्ञा मिलेगा। जितने भी हैं जोड़ लो आप, सारे बता रखे मरते अच्छी तरह, रोज़ प्रैक्टिस कर रहे आप। वो सारी यदि उन पे एक एक पे सवाल लगा के देखेंगे तो हमारे को समझ आ जाएगा कि भाई सच की पड़ताल करनी पड़ती है। ऐसे ही पंडित जी ने कहा है, पतरा में लिख रखा, कहानी में सुना रखा, इसको मानने की ज़रूरत नहीं। उसको परखो, उसको टेस्ट करो, सत्य का शोधन करो। इसीलिए सत्य शोधक समाज बनाया था कि जो सत्य का शोधन करना है। नहीं तो सच में केरोल है जी, सच में ज़रूरत ही नहीं थी मिलावट की। सच तो सच ही होता है, ऐसे नहीं होता सच महेंद्र जी। सच के वो पैकिंग है अंदर सामान दूसरा है। ये जो चीज़ है, इसके ऊपर उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया। आप देखो ऐसे ऐसे काम करे इन्होंने। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, आपको पता भी है सारी बातें, मैं तो सिर्फ याद करवा रहा हूँ कि भाई उन्होंने क्या किया कि उस टाइम के ऊपर उनके ऊपर आरोप लगता है कि ये ब्राह्मणों के खिलाफ थे, ऐसा कहा जाता है। लेकिन आप देखो, जैसे मैंने पहले बताया कि भी उनकी शिक्षा तो ब्राह्मणों ने ही माननी, सबसे ज़्यादा अपनी औरतों को पढ़ाया। हम तो न्यू में बैठे, उसके बाप ने काटा था, आज तक उल्टे नहीं लाया अपना घर। चलो तो क्या करा, उस टाइम पे छोटे छोटे की शादियाँ हो जाती थी। इनकी भी 13-9 साल की उम्र में हो गई थी। सारा समाज की, देश की ऐसे हो रही थी शादियाँ। अब उसमें बंदे मर भी जाते थे, मेल। औरतें, लड़कियां विधवा हो जाती थी छोटी छोटी उम्र में, देखा भी नहीं, याद भी नहीं, विधवा होगी, बाल विधवा। फिर घर में शोषण भी हो जाता था उनका, यौन शोषण घर में, रिश्तेदारों में। और ये जो छोटी जातियां जिनको हम बोलते हैं, जिनसे ये ताल्लुक़ रखते थे, उनमें तो लड़की की शादी दोबारा भी कर देते थे। लेकिन जो बड़ी जातियां कहती हैं, यानी कि खासतौर पर ब्राह्मण, उनमें दोबारा शादी भी नहीं करते थे, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार चलना है। उसके बाल काटो और दौड़े कपड़े पर आओ, ना रंग उसकी ज़िंदगी में कुछ नहीं, ना खाट पे सोना। जो आप सोच सकते हो क्या क्या होएगा, उसमें ज़्यादा होता था। शोषण भी हो जाता था। अब शोषण में आपको पता भी, बच्चा भी ठहर जाता था, गर्भ रह गया। अब गर्भ को तो कोई छुपा नहीं सकता, इसका क्या करें? ये तो नेचुरल चीज़ है, आपके झूठ से भी नहीं रुक सकती, कहानी भी नहीं बना सकते इसकी। तो क्या करें? अब दो ही तरीके थे, या तो उस गर्भ को मार दो, भ्रूण हत्या जिसको हम कहते हैं। इतनी बढ़िया टेक्निक भी नहीं आई थी जब जितनी अब आ रही है। क्या क्या तरीके थे। या फिर उस औरत को मार दो, इज्जत बचानी है समाज की, घर की, परिवार की। या फिर उसने मेला में छोड़ा हो, गुम हो गई थी। ये जो जितने धर्म स्थान है जी, वहाँ पे विधवाओं को, ये मथुरा वृंदावन, ये करता आ गई इतनी। ये यदि आप देखोगे कि औरतें क्यों गुम हो जाती थी मेला में, जैसे अब पीछे चला था ना मुहावरा कि सारे स्टोव भी औरतों पे ही फटा, मतलब कमाल हो गया। और स्टोव को भी बड़ी आदत पड़ रही है, औरत को देखते ही फट जाता है। हाँ, तो ये मेले में औरतें गुम हो जाती थी, आदमी तो कोई गुम नहीं होता, गुम नहीं होती थी, छोड़ जाते थे। अब बहुत सारी औरतें, अब बच्चा होना है। हुआ क्या, कहानी ये है, मतलब जो घटना है, एक औरत थी, ऐसे ही बच्चा पैदा हो गया। बच्चा पैदा होने के बाद उसने वो बच्चा मार के कुएं में गिर दिया। कुएं में का वो पानी था उसमें पीने का, वो पानी सड़ गया। वो पानी सड़ने से वहाँ बीमार हो गए लोग। जांच हुई
जांच हुई तो वो बच्चा निकला। उस औरत को सजा हुई 20 साल की हत्या में, और इस चीज़ ने इनकी ज़िंदगी बदल दी दोनों की। और पूना, आप जानते हो कि पूना एक ऐसा शहर है जो ब्राह्मणों का शहर है। बोर्ड लगवा दिए खास तौर पे उन मोहल्ला में जहाँ ब्राह्मणों का था कि कोई भी औरत यहाँ आकर के जचगी कर सकती है, चाहे तो अपना बच्चा ले जाए, अपनी पहचान छुपाए, चाहे तो ले जाए, नहीं तो हम पालेंगे, कोई पहचान नहीं बताई जाएगी। आप मानोगे 40 बच्चे पैदा हुए थे, 40 बच्चे पैदा हुए। कहाँ? सावित्रीबाई फुले ने अपने घर में एक ऐसा प्रसूति गृह खोला कि जिसने अपने घर आड़े भी नहीं उठते, उसकी माँ सावित्रीबाई फुले है, उसका पालन पोषण ज्योतिबा फुले सावित्रीबाई फुले करेंगी। 8 बच्चे बचे थे उनमें से, 40 में से। क्यों? पहले ही चोट चूट मार कर ले आए थे जिस तरह। अब आप अनुमान लगाइए, आज भी हम नहीं सोच सकते इस बात को कि मानवता के लिए कितना बड़ा काम था। यह नहीं था कि फलाने जात की एंट्री बैन है। ज्यादातर औरतें कहां से आई थी? तो उनको जो कहा जाता है कि ये ब्राह्मणों के खिलाफ थे, समझ में आ जाएगा कि ना, समस्या किसी की भी हो, यदि उन्हें अछूतों के लिए, दलितों के लिए अपना जो घर में कुआं था, आप सोच सकते हो, पानी तो सबसे बड़ी चीज़ है जिंदगी जिंदा रहने के लिए, जल ही जीवन है लिखा होता है आज भी। पानी के बिना कोई जिंदा रह सकता है, लेकिन पानी नहीं लेने देना एक पूरे समाज को। उसको पानी लेने के लिए 3 किलोमीटर जाना पड़ेगा। सारी दिहाड़ी तो इसी में लग गई, बंदा क्या करके खाएगा? यदि घर के 2-3 आदमियों को पानी ढोना पड़ जाए सारा दिन में, आप सोच सकते हो उसकी क्या इकोनॉमिक्स बनेगी, क्या तरक्की होगी उस समाज की, उस घर की, उस परिवार की, जो लकड़ी लाने में, पानी लाने में, इसी में ही जिसका जिंदगी कट रही है। क्या करेगा वो? जीवन का रास्ता ही बंद हो गया। तो अपने घर का यदि कुआं उन्होंने दलितों के लिए खोला, तो ब्राह्मणों के लिए प्रसूति गृह भी खोला। किसके लिए था वो? कहां पे यह समस्या ज्यादा थी? तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये जो बड़े बड़े काम कर रहे हैं, ये सोच के नहीं कि ये इस जात का, ये उस जात का, उस जात का, लेकिन जो भेदभाव, देखो हमारे समाज की सबसे बड़ी बीमारी क्या है सैनी साहब? बीमारी ये है जिसको यूनिवर्सिटी में तो ब्राह्मणवाद भी कहते हैं, मनुवाद भी कहते हैं, और असली बात यह है कि उसमें 2 बात है। एक तो वर्ण व्यवस्था जिसको हम कहते हैं वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उसी में से फिर ये जातियां की माँ वही है, इतनी जो बनी है उसी में से लिकड़ी। और दूसरी पितृसत्ता बोलते हैं उसको, पुरुष प्रधानता, की आदमियां की चालेगी, औरतां की नहीं चालेगी। मतलब संपत्ति उन्हें पे होएगी, चौधरी भी वही होंगे, सारे निर्णय भी वही लेंगे, अपना चल ही रही है व्यवस्था। अगर मैं आप देखे चल ही रही है, आप क्यों छोड़ देंगे बताओ? जो चीज़ कोई आदमी इतनी 1 इंच जगह नहीं छोड़ता उसके लिए सिर फूट जाए, छोड़ देगा कोई? इसके लिए तो गांव गांव में जिसको क्रांति बोल रहे हैं ना, एक धोती प्रथा भी थी, अगर बता। हाँ उसके बारे में जी जी बिल्कुल। तो ये जो उन्होंने किया, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई, वर्ण व्यवस्था और पितृसत्ता। वर्ण व्यवस्था की देखो क्या डिजाइन करे आप, आप कहोगे कि क्या यार कमाल कर दिया, तारी लाख पीढ़ी भी नहीं इस पेंडा छुटवा सकती। क्या करे कि भी एक पे ज्ञान है, दूसरे पे पॉलिटिकल पावर है, राजनीतिक सत्ता, हथियार है, ताकत है, और तीसरे पे सारी धन संपत्ति है, व्यापार है, बिजनेस है। तर पे क्या है? तर ने इनकी सेवा करनी है, इन तीनों की। जिस तरह ये कहेंगे, इन्हें ना कानून बना रखे हैं, इन्हें नहीं बता रखे था हम किसके लायक हो, तुमने किसको क्या करना है। ये है वर्ण व्यवस्था में। अब तुम देख लो, जो थारे फिट आंदी हो तो हम पालन कर लियो उसका, कौन रोक रहा? जिसको उसमें मजा है वही तो उसको यदि आप ये देखोगे ना
कि भाई जे कोई इन नियमों ने ना माने तो के दंड मिलेगा उसको। तो ऐसे ऐसे दंड हैं, टाड्डा भी क्या करेगा उसका आगे। जो आतंकवादियों के खिलाफ कानून बने हैं ना सबसे भयंकर, उससे भी ज़्यादा खतरनाक कानून है मनुस्मृति में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भी आसानी से तो यह मानने नहीं होंगे, कुट कुट का मनाया होगा इनको। क्या डर से। वैसे भी कहा जाता है कि कोई ना भंगी तो बनाया जाता है पीट पीट के। क्या ये एक प्रसिद्ध मुहावरा है कि भंगी पीट पीट के बनाया जाता है। बचपन से ही उसको पीटने की आदत डाली जाती है, ऐसे नहीं कोई बनता। क्योंकि जिसका दिमाग स्वतंत्र हो गया वो कैसे होगा। घर से पिटना शुरू करें बालक ने, पहला बाप पिटेगा, फिर माँ पिटेगी, फिर स्कूल में टीचर पिटेगा, फिर थाना में थानेदार पिटेगा, उन्हें आदत पड़ जाए। इसलिए वो ऐसे नागरिक बनते हैं हमारे देश के अंदर कि उनकी जो अपनी सोचने की क्षमता है गायब। जो सही है जी, जो चल रहा सही है, अपने सोचने का जो अंदर है ना सॉफ्टवेयर जो वो ख़त्म ही हो जाता है। सबके अंदर दिमाग है, दिमाग नाम की चीज़ है, सोच सकते हैं सब, लेकिन सोचने की क्षमता नहीं, सोचने की पावर नहीं, इस योग्य नहीं बनाया जाता कि वो सोचे। वो कहेंगे सोच लिया यार बस तो कर दे, ऐसे कहते हैं ना ऊपर वाला, तेने सोचने की जरूरत नहीं। क्यों भाई, सोच लेने दे यार, मन नहीं करना ना 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 ना, बस तो सोचा ना, दिमाग बंद करके कर दे। ऐसे बोलता है कोई भी ऑफिसर हो जो भी ऊपर बैठा, सोचना नहीं है। क्यों? क्योंकि सोच ही तो है, बाकी तो नहीं। जो डांगर में और आदमी में क्या फ़र्क है आप बता दो। बड़द चाल रहा है, ऊँट चाल रहा है, आदमी चाल रहा है, और क्या फ़र्क रह गया। इस चीज़ के ऊपर उन्होंने सवाल लगाया, इसीलिए हम उनको याद करते हैं कि उन्होंने वो रास्ता बताया कि जो हमारी ज़िंदगी में जो समस्याएं हैं, जो जहाँ से भी आ रही हैं, इब सावित्री बाई फुले और ज्योतिबा फुले तो उठकर आनते रहे, वो तो आन दे नहीं। जो उनने करा था उसमें से हमें ही सीखना है। अनेक काम किए उन्होंने। अकाल पड़ गया, अगर अकाल पड़ गया तो आप समझ सकते हो कि अभी डांगर भी मरेंगे भूखे। किसी ने अनाज नहीं, किसी ने तूड़ी नहीं, किसी ने पानी नहीं। कैसे जोड़ी काटते हैं डांगरां की, देखे होंगे आपने जो अकाल के नज़ारे करते देखे हो या सुने हो कि डांगर भी बजा दो भाई, सारी चीज़ें। आदमी भी चलते हैं अपने टांडे टीरे ठाके। अकाल 52 रसोइयाँ खोली थी इन्होंने, 52 आप समझ सकते हो। पूरे पूना के जो वो 4 डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ जहाँ इनका प्रभाव था, 52 वो चलती थी कि भूखा नहीं कोई मरेगा। कौन थे वो जो उजड़ के चले गए? अकाल के दौरान, युद्ध के दौरान जो सेठ होते हैं ना, उनकी तो कमाई होती है, उनके लिए तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। क्या? आपदा में अवसर। चीजें के रेट बढ़ जाएंगे। जो कल अनाज 2 रुपये किलो था 4 हो जाएगा। कोई आज अनाज पैदा करे उसने, वो ऐसे ही तो रखा था। सब चीजों के रेट बढ़ जाएंगे। मरता कौन है? गरीब आदमी। एक से एक चमत्कारिक काम, मतलब हम सोच नहीं सकते कैसे कैसे काम किए। अरुण जी जो बता रहे थे, प्लेग फैल गया जिस तरह कोरोना है। 1897 ज्योतिबा फुले की भी डेथ हो चुकी थी। सावित्री बाई फुले लीडर थी। इनका ये लड़का था, यशवंत राव था उसका नाम, जो इन्होंने गोद लिया था उन्हीं 40 बच्चों में से, या उन 8 बच्चों में से जो बच गए थे। उसको पढ़ाया लिखाया, डॉक्टर बनाया। वो अंग्रेजी सेना में था डॉक्टर, और विदेश में गया हुआ था। आप समझते हो कि अंग्रेजी सेना तो सारी दुनिया के अंदर घूमती रहती थी। उसको बुलाया कि यहाँ प्लेग फैल गया
यहाँ आ, गांव में ज़रूरत है। वो वापस आया, अपनी जगह पे हॉस्पिटल खोला प्लेग के उनके लिए। और एक लड़का जिसको उसके परिवार वाले भी छू नहीं रहे थे, कोरोना में आपने देखा होगा, बड़े बड़े तुर्रम खान जज और पता नहीं क्या क्या अपने गरीबियां तो मेरे फूक भी दिए हों। कौन था पंजाब का एक बहुत बड़ा आदमी जिसको हाथ ही नहीं लगाया था, पंजाब का था एक बहुत बड़ा, जो स्टोरी बनी थी कि हाथ भी नहीं लगा रहा कोई, क्योंकि इसको प्लेग है। सावित्री बाई फुले अपनी पीठ पे बिठा के हॉस्पिटल में, उसको पता था कि ये प्लेग तेरा लग सकता है, आदमी अचानक मर जाए ना, एक्सीडेंट में डेथ हो जाए, लेकिन जिसको पहले से पता हो कि इससे संक्रमण हो सकता है और फिर भी साहस करे, तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। इसीलिए सावित्री बाई फुले उसी संक्रमण से 2-4 महीने के बाद उनकी डेथ हो गई। आज के दिन दिसंबर में ये घटना हुई थी, 4 महीने जिए, उसी संक्रमण से मारी गई। इसीलिए उसको शहीद कहते हैं कि वो, क्योंकि वो जानती थी, यदि वो ना जानती होती ना, अनजाने में ही मृत्यु हो जाती, बीमार पड़ के मर जाती। उसको पता था कि इससे संक्रमण हो सकता है, लेकिन फिर भी उसने अपनी जान की परवाह ना करते हुए उस लड़के को उठा करके लेकर के आई अपने लड़के के हॉस्पिटल में कि इसका इलाज चाहिए, इसको हेल्प की ज़रूरत है। सावित्री बाई फुले, ज्योतिबा फुले की डेथ हो गई। डेथ हो गई तो लड़का तो इनका था नहीं कोई, अपना तो गोद लिया हुआ था। आपने पता ही है, परिवार ने तो पहले ही काट दिया था, लालची भी होते हैं। और ज्योतिबा फुले कोई ऐसे तो थे नहीं, हालांकि बाद में तो उनकी हालत ख़राब हो गई थी बीमारी की वजह से और इन कामों की वजह से। वो तो ठेकेदार थे, सड़कें बनाते ना। पहला पुल इंडिया में ज्योतिबा फुले एक कॉन्ट्रैक्टर थे, उन्होंने बनाया। यदि आप इस बात को जानते हो, वो कोई ऐसे नहीं थे, वो बहुत ही काबिल आदमी थे जो कॉन्ट्रैक्ट लेते थे। और इसीलिए उनको अंग्रेज़ों की मशीनरी का अच्छी तरह पता था कि कैसे रिश्वत होती है, किसको टेंडर मिलते हैं, कौन पटवारी है, कौन तहसीलदार है, कौन जज है। यदि मेरे खिलाफ किसी ने मुकदमा कर दिया तो मेरे को सज़ा होनी 100%, चाहे मेरी गलती भी ना हो। क्या? चाहे आपका कितना ही कानूनी हो, आपने हारना ही है, क्योंकि जो जज बैठा है वो, उसको पता है कि इसको, ये उनको अच्छी तरह पता था इस बात का कि हमारा पूरा सिस्टम बायस्ड है, पूरा पक्षपाती है, कि एक ही तरह के लोग बैठे हुए हैं सारी जगह। यदि पटवारी है तो उसका रिश्तेदार तहसीलदार है, उसी का रिश्तेदार आगे कोर्ट में बैठा हुआ है, जज है। कैसे बचोगे आप? और यदि उनकी आप पूरी हिस्ट्री पढ़ो, गुलामगिरी, किसान का कोड़ा उनकी किताब है, किसान आंदोलन, बहुत बड़े किसान लीडर थे अपने ज़माने में। महाराष्ट्र में तो उनके फ़ोटो के बिना कोई काम नहीं होता है, सबसे पहले उनकी फ़ोटो लगती है। किस लिए लगती है? डेथ हो गई ज्योतिबा फुले की। लालची भाई, उनका भतीजा था, बड़ा भाई था उनका राजा राम, उनका लड़का। क्योंकि जो बंदा वो उसको दाग देता है ना, जिसको हम कहते हैं, उसको वो संपत्ति का उत्तराधिकारी हो जाता है। तो उसके भाई नहीं, ये तो गोद लिया हुआ है लड़का, ये तो हमारी जात का भी नहीं है, ब्राह्मण है, यशवंत तो ब्राह्मणी का लड़का है, तो मैं हूँ मतलब वारिस, उत्तराधिकारी। इस चीज़ के ऊपर विवाद हो गया। आप देखिए, भारत के इतने बड़े समाज सुधारक और सावित्री बाई फुले ठा के चली, फिर वो उसको वहाँ पे तितवा बोलते हैं, मतलब गढ़वा, खुद दाग दिया। आज भी शमशान घाट में भी नहीं जाने देंगे औरतें ने, बाकी तो दाग की तो छोड़ दीजिए। मेरे ख्याल में पहली औरत होगी जिसने अपने पति को कि भी ठीक है तुम पीछे हटो, मेरा पति है, मैं ही कर। छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी चीज़ें जो हमारे समाज के अंदर, देखो, भेदभाव और गैर बराबरी इन्हीं चीज़ों से शुरू होती है। यदि हम ये कहते हैं कि भाई नहीं, ये तो दाग दे सका, ये नहीं दे सकता, लड़का ही देगा, क्यों? क्योंकि लड़का ने ज़मीन मिलेगी, सारी चीज़ों का वही हुआ है।
तो सारी चीज़ें यहीं से शुरू हो जाती है, छोटी छोटी चीज़ों में दिखाई देती है ना। इसलिए छोटी इन सब बातों के लिए कि जो समाज के अंदर गैर बराबरी है, जो असमानता है, यदि हमारे परिवार में है तो वो समाज में भी होएगी। और यदि हम अपने परिवार के अंदर, मैं घर का मुखिया होने के नाते मुझे बहुत सारे प्रिविलेज हैं, अधिकार हैं, विशेषाधिकार हैं, तो समाज में बाहर जाते ही किसी और के हो जाएंगे, वो मैं सिर्फ घर का चौधरी रह जाऊंगा। यदि बराबरी होगी सब जगह तो सारी जगह आपको बाहर सम्मान मिलेगा, क्योंकि आप बराबर हैं। ये जो ऊंच नीच है, हायरार्की है, ऊंच नीच है, इसको तोड़ने का इन्होंने काम किया। और इसको सबसे ज़्यादा मानना किस में जाता है? उसी ब्राह्मणवाद या मनुवाद या जो वर्ण व्यवस्था है उसके नाते। और ये धर्म के तौर पे माना जाता है कि ऊंच नीच तो रहनी चाहिए। बड़े चुटकुले हैं, आपने सुना होगा कि वो जो गरीब अमीर तो सदाए तरंदे आए सदाए रहेंगे, भविष्य की ना बताओ, और सदा भी नहीं रंदे, सदा भी नहीं थे। एक टाइम था सारे नंगे फिरे थे, कोई किसी के मकान नहीं थे, किसी के महल नहीं थे, एक टाइम था। ये सब चीज़ें हमारी सामाजिक व्यवस्था की निर्मितियाँ हैं, हमने समाज की व्यवस्था के तौर पे बनाई। जिन लोगों ने बनाई उसमें ना एक सवाल है, मैं बार बार उसको कहता हूँ कि उनकी एक किताब है सार्वजनिक सत्याधर्म, इससे समझ आ जाएगी बात। उन्होंने कहा, वो ऐसे लिखते थे किताबें, उस टाइम की सारी किताबें ऐसे, सत्यार्थ प्रकाश भी ऐसे ही है कि एक सवाल पूछ रहा दूसरा जवाब दे रहा संवादों में। तो उसमें एक संवाद पूछा उसने, जो ज्योतिबा फुले के जो शिष्य थे, धोंडीराव था उसका नाम, एक बार वो उसको मारने के लिए आए थे, बाद में उसके बॉडीगार्ड बन गए। जब देखा ना कि ये तो मारा ही बंदा है, पैसे देकर मरवाने के चक्कर में, आप देखते ही हो। कहानी है बड़ी इंटरेस्टिंग ये भी कि उनको कैसे सुपारी दी गई थी उनके मारने की तकलीफ दे रहे थे ज्योतिबा फुले की, उनको 1000 रुपये, 1000 रुपये ज्योतिबा फुले को मारने के लिए, क्योंकि मारना भी एक पूरी जाति का प्रोफेशन था, जो पैसे लेकर मारते हैं, सुपारी किलर, वही उसके रक्षक बने बाद में, यदि आप उसमें जाओगे। खैर, तो मैं ये बता रहा था, क्या बता रहा था भला, स्लिप हो गई। तो खैर, तो ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले की जो जिंदगी है, हाँ जी, हाँ, उसके अंदर एक ना सवाल पूछता है वो कहता है, आप ये बताओ कि भी ये जो आप हमारी धर्म की जो किताबें हैं, पुस्तकें, धर्म ग्रंथ है जितने भी, कुरान, ये वो गीता, कि इनमें सब में औरतों के खिलाफ ऐसी ऐसी बातें क्यों लिख रखी हैं कि जो आदमी और औरत में फ़र्क करती हैं। उन्हें क्या कहता है, ये सारे लिखने वाले ना, जितने भी ईश्वर हैं वो सारे ना पुरुष हैं, जिन्हें किताबें लिखी हैं ना वो आदमी हैं। वो यदि कोई औरत लिख दी शायद ऐसा ना करती। इस बात से आपको समझ में आ जाएगा कि भाई जिसने लिखा है ना वो कौन है, जिसने वो वर्ण लिखा वो कौन है, कि किसने क्या मिलना चाहिए। पुरानी कहावत थी ना कि भाई घर की भाई और काका लिखनिया, कुछ भी लिख ले भाई, लागू मारे ऊपर होगा। छिकम छिकम छाण वाली सुनी होगी। 2 शब्द प्रयोग करते थे ज्योतिबा फुले, एक कहते थे सेठ जी और एक भट्ट जी। क्या? सेठ जी और ये जो धार्मिक लीला प्रपंच जिसमें अंधविश्वास, पाखंड, दान, हमारी 20% कमाई, कम से कम 20%, बारिश नहीं हुई करो दान, बारिश होगी तो भी दान करो, फसल नहीं हुई, गाय ब्यागी नहीं ब्याई, कोई पक्ष है जिस पे दान ना करना हो। जीवन का कोई भी काम, बेरोजगार हो करो दान, नौकरी मिल गई फिर भी करो दान, एवरीथिंग। कोई हमारे जीवन का कोई पक्ष नहीं है। कितनी कमाई जो आप अपने बच्चों के लिए खर्च कर सकते हो, उनकी क्वालिटी लाइफ बनाने के लिए, उन संसाधनों को वो कहाँ जा रहे हैं। इसलिए दान की इतनी महिमा है। दान करना किसको है? यदि इस क्वेश्चन पे आप विचार करें, किसको करें दान, किसको दान करना चाहिए? शास्त्र में नहीं लिखा भूखे को करो,
शास्त्र में तो लिखा कि ब्राह्मण को करो। दान किसको करते हो आप? पूर्णमासी को, अमावस को, किसको करते हो? बता दीजिए। तो वो क्योंकि जिसने लिखा है उन्हें अपने लिए लिखा है भाई, भूखे के लिए थोड़ी लिखा है। भूखे तो बतेरे फिर है। तो ये जो जब हम उस चीज़ को देखेंगे कि ये जो जितने भी सामाजिक व्यवस्थाएं जो बनी हैं उसको बनाने वाला कौन सा वर्ग है, ये ब्राह्मणों के खिलाफ बात नहीं है, आज के ब्राह्मणों के खिलाफ बात नहीं है, एक व्यवस्था की बात है कि रूल इस तरह के हैं, उसमें कोई आदमी क्या करेगा, क्या करेगा कोई? तो उन रूल को ही, उस पूरी सोच को ही चैलेंज किया, इन्होंने चुनौती प्रदान की सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने। सावित्रीबाई फुले देखिए वो सिर्फ पिछलग्गू नहीं थी अपने पति की कि भी जिस जड़ा जड़ा वो जावे था उठा उठा जावे थी ना। ज्योतिबा फुले की डेथ होगी, उसके बाद उसने उस पूरे सत्यशोधक समाज की प्रेसिडेंट रही वो 7 साल, जब तक जिंदा रही। उससे पहले ज्योतिबा फुले तो 3 साल तक बेड पे पड़े रहे, अधरंग हो गया था उनको। तब कौन काम करता था? उससे पहले जो अपने घर में स्कूल चलाते थे, हॉस्टल था, उसका काम कौन करता था? जो वहाँ पे पढ़ के गए स्टूडेंट, यदि उन्होंने जो सावित्रीबाई फुले के बारे में जो लिखा है ना, मेमोयर्स जिसको बोलते हैं, स्मृतियाँ, जो बाद में बड़े बड़े अफसर बने, वो जो स्टूडेंट वहाँ पढ़ते थे, और यदि उनका स्कूल ना होता, रहने की जगह नहीं होती, क्या वो बन सकते थे? कभी भी नहीं। वो अद्भुत हैं कि भी हमने तो ऐसी महिला ही नहीं देखी है। किस तरीके से वो एक एक बच्चे की केयर करती थी, कैसे कैसे करती थी। उनके हॉस्टल में कितने स्टूडेंट रहते थे। रात को, जिसको प्रौढ़ शिक्षा बोलते हैं सर, रात को स्कूल चलाया उन्होंने मजदूरों के लिए, कि भी उनको समझ आ गया था कि यदि समस्या कै कबूतर ए अनार नहीं है, शिक्षा तो सिर्फ जो हमारे दिमाग में ये कूड़ा भरा हुआ है, जिसको गुरु नानक कहते हैं ना कूड़, ये जो झूठ भरी हुई है, इसको खत्म करने का एक जरिया है। शिक्षा के माध्यम से हमें जो आलोचनात्मक विवेक मिलता है, जो बुद्धि मिलती है, वो मिलता है हमें। शिक्षा उनके लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसको 5 क्लास पास करके आप अफसर बन जाओगे ना। ये गेम चेंजर है। आपका गाड़ी का कांटा ही बदल जाएगा, सोचने का तरीका बदल गया तो समझो जिंदगी बदल गई। इधर जा रहा था बंदा, इधर ही हो गया। ये चेंजर है, ये गाड़ी का कांटा बदलने वाली चीज़ है शिक्षा। इसमें सिर्फ ये नहीं है कि भी आज 2 थे कल ने 4 हो जाएंगे ना। सिर्फ ऐसे परिवर्तन नहीं है इसमें कि मात्रा का परिवर्तन नहीं है, बल्कि गुणा का परिवर्तन है, गुणात्मक है कि चेंज ही हो गया, तरीका ही बदल गया। वो रास्ते इन्होंने खोजे, वो रास्ते बताए। भाषण है सावित्रीबाई फुले के, छोटे छोटे हैं, जैसे बच्चों को बताते हैं। बार बार 2 ही चीज़ें आती हैं कि एक तो कर्जा, एक अंधविश्वास और एक नशा। ये है फुल पैकेज जो गरीब आदमी है, कमज़ोर आदमी है, कि कर्जा दो, गुलाम बनाओ, नशा, फिर शराब, अफीम, जो क्या करो, मंदबुद्धि करो, सोचने की शक्ति खत्म, गुलाम बनाओ, अंधविश्वास, गुलाम बनाओ। ये है 3 काम है। यदि इन 3 से बचता है आदमी तो चौथा उसके बाद उसको कोई रोक नहीं सकता अपने आप ही, क्योंकि जिसके अंदर माइंड है, जिसके अंदर बुद्धि है, वो उस बुद्धि से अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, ये एक इतनी बड़ी पावर है ना बुद्धि अपने आप में। इसीलिए तो इसके पीछे पड़े हुए हैं सारे कि किसी तरह से ये काबू में आ जाए, किसी तरह से लोगों का दिमाग कंट्रोल कर ले हम, नियंत्रण कर ले हम। इसीलिए उनको लालच दिए जाते हैं, पूरे के पूरे समाजों को खरीद लिया जाता है। मूर्ति बनवा दी थारी और बताओ के ले हो गए, अब सोचना बंद करो। बनवा तो दी, 50 लाख दे दिए हर एक चीज़। नाम की धर्मशाला किस चीज़ के ऊपर है ये यहाँ पे है, अपना निर्णय पे है
कि अब यो कर दिया, अब जो हम कहेंगे वो यहाँ। तो सारी चीज़ें घूम फिर के अंततः फिर यही नॉलेज पे आ जाती हैं, ज्ञान पे आ जाती है। इसी चीज़ के बारे में उन्होंने जोर दिया। देखियो साथियों, बात यह है कि सावित्रीबाई फुले की ज़िंदगी, उनका लेखन, उनका योगदान आज हमारे लिए क्या लेसन निकलते हैं, बहुत सारी बातें हैं। यहाँ कोई, मेरे को पता है, मैं कोई यहाँ 5वीं के 6ठी के या हमारे MA के बालका ने नहीं पढ़ा रहा। यहाँ वो बंदे बैठे हुए हैं जो इस समाज को चेंज करना चाहते हैं। चाहे हम इतने बड़े जिनकी फ़ोटो लग रही है वो नहीं है, लेकिन उनका अंश है हमारे अंदर, वही यहाँ बिठा रखा है उसी ने आपको, हम सबको वही खींच के लेकर आया है। बस उसको थोड़ा थोड़ा डेवलप करना है, उसको थोड़ा थोड़ा हम कैसे विकसित कर सकते हैं, कैसे उसको पोषित कर सकते हैं, कैसे समाज में वो चीज़ खिले जो ये महापुरुष चाहते थे। और आपको पता है ज्योतिबा फुले ने पंगा लिया था, बाप ने घर से निकाल दिया। खतरे बहुत हैं इस काम में महेंद्र जी। ये सबसे पहले सैनी साहब समाज वाले कहेंगे कि भी तुम ये क्या कर रहे हो, लेकिन जिन लोगों को घर से निकालना है उन्हीं लोगों को पूजा करिए बाद में 20 साल के बाद। हम तो ये कहते हैं, हम यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं ना स्टूडेंट को अपने, कि भाई चाहे तो ये 2 साल गाड़ी दे ले मेरे को, अगर भाई बार बार कटवावे लिखवावे मेरा तंग कर दिया, अरे नहीं ये सारी ज़िंदगी देवेगा, मैं तो 2 साल खा लूँगा तेरी। तो ये है कि या तो आप अपने टाइम पे अपने समाज की गालियाँ खा लो, बाद में आपको लोग याद करेंगे और समाज को उसका फ़ायदा मिलेगा। सावित्रीबाई फुले की साड़ी पे कीचड़ लगा तो आप यहाँ बैठे हो कुर्सियाँ पे, नहीं जो उड़ा तो जुत्तियाँ लवे बैठे होंगे। ये कोई ऐसी बात नहीं मैं कह रहा जो आप सोचते हो कि भी हो नहीं सकती। ऐसी बात नहीं है ये। हाँ, वो जो बात है कि उन्होंने कीचड़ लगाया अपनी साड़ी के ऊपर, तब हमारी लड़कियां, हमारे परिवार, ये समाज तरक्की कर रहा है, तब इसका रास्ता बना है। थोड़ा थोड़ा आप भी लगवा लो, क्या फ़र्क पड़ रहा है। नहीं भाई, अपना समाज जो करेगा सर उठनी पड़ेगी ना, क्योंकि अपना समाज का तो दिमाग गहने टिका हुआ है, किसी और ने उसके अंदर अपना सॉफ्टवेयर फिट कर रखा है और CD लगा दे ना, वो चल रही है। हमें उसकी ज़रूरत है। यही सावित्रीबाई फुले के जो पुण्य स्मृति है, जो उनके काम है, उनको याद करते हुए जितना हम कर सकते हैं, खतरा लेके भी, ये सबको पता है यदि कोई समाज में सुधार करने के लिए निकलेगा तो उसको सबसे पहले सामना अपने घर से ही करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लड़ाई अपने के खिलाफ है। तो ये तो इसका पहला रूल है। इसलिए इससे जिसने ये करना हो वो आगे आइयो, नहीं जो अपने आराम से सो, क्या जरूरत है, एक ज़िंदगी मिली है नरेश जी, क्या क्या ना तंग करे, ठाठ से रहो। तो यदि इस चीज़ का हमारे अंदर वो है कि हाँ भाई गाड़ियाँ तो मिलेंगी, तो फिर जो है इन गाड़ी लाइन में अपना नाम लिखवा लो। नहीं सिर तर तली गली मुरी आओ, सिर दर तली गली मोरी आओ, जे तो प्रेम खेलन दा चाओ, सिर दर तली गली मेरे आओ। जे तेरे को प्रेम खेलने का चाव है तो अपना सिर अपनी थैली पर रख के आइए। यहाँ तो बलिदान देना पड़ता है, ऐसे नहीं कि भाई वो कबीर ने भी कहा कि ये तो नानक का है, ये नहीं है कि भाई हाँ कोई मौसी का घर है, खाला जी का घर है कि भाई बिना कुंडा खटखटाए चले गए अंदर ना। आपको अपने आप को कलम करना पड़ता है। इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब ये कि आपको अपने अहंकार
अपने मैं पता नहीं क्या हूँ, चाहे ज्ञान में, चाहे रूप में, चाहे धन में, चाहे शक्ति में, उनको त्यागना पड़ता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इक्वलिटी, बराबरी, फिर बराबरी। तो सारी बात घूम फिर कर फिर वहीं आ जाती है। तो इसलिए ये मैसेज यही है कि समाज में सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा कबीर, गुरु नानक, रविदास, बुद्ध, ये पूरी लाइन है। ये कोई अकेले नहीं पैदा हुए अपने टाइम में, अकेले हिस्ट्री में, ये पूरी एक लंबी लाइन है। इन सब से यही हमें सीख मिलती है कि भाई इस त्याग तो करना पड़ता है और अपने आप को मारने का मतलब ये है कि बराबरी और अपने आप को सब में देखना। जैसे सावित्रीबाई फुले कि सारे बच्चे उसी के हैं, उसको खुद कोई बच्चा नहीं हुआ, लेकिन देखो इंद्री में बैठे हम उनके नाम पे कर रहे हैं जी। किसी ने सोचा था कि 200 साल के बाद सावित्रीबाई फुले के ऊपर इंद्री में एक गोष्ठी होएगी? हमारी क्या रिश्तेदार लगती हैं सावित्रीबाई फुले? बताइए, किसके रिश्तेदार हैं यहाँ जो बैठे हुए? किसी की नहीं। वो जो उन्होंने बात शुरू की थी वही बात हमारी रिश्तेदार है, उसी बात के साथ हम जुड़े हुए हैं और उसी बात के साथ जो जुड़ा हुआ है उसी का जन्म, उसी की पुण्य स्मृति, उसी का लेखन, उसी का ज्ञान, उसी की बात हमारे काम की है। तो ये इस रूप में हम उनको याद करते हैं। मैं तो जब भी याद करता हूँ उनको कि भी उनके साहित्य कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करो सावित्रीबाई फुले के बारे में, अपने परिवार में एक फ़ोटो ज़रूर लगाओ सावित्रीबाई फुले की, बताओ, क्योंकि देखो बात करने से ही बात बनती है। आप सोचोगे भी मैंने पता लग गया और बाकी ने ना पता लगा या सबने पता ही होगा ना। देखो ना, जिसको ब्राह्मणवाद बोलते हैं ना सर, उसकी यही पहचान है कि जो मेरे पे दूसरा पे नहीं होनी चाहिए। क्या? जो ज्ञान मेरे पे वो दूसरा ने ना बताइयो, चाहे नाम हो कुछ भी हो, भाई आगे ना बता दिए, पढ़ ना लिए। उस जैसे जैसे आप संसाधनों का सार्वजनिकरण करते चले जाते हो, आप धीरे उस चीज़ से छुटकारा पाने लगते चले जाते हो। और जैसे जैसे आपने खुद को, अपनी सोच को सार्वजनिक कर दिया, आप समझो सारे ही बराबर हो गए, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर जात पे, धर्म पे, इस पे उस पे जो 24 घंटे हमारे को लड़वा रहे हैं, पता नहीं, आपको तो पता ही है। अब तो आज तो गिनती हुई है। अब राजनीति की बात वैसे छेड़नी नहीं चाहिए, लेकिन उसमें यही है कि भाई हमारे ऊपर सारे शासन इसीलिए कर रहे हैं कि हमारे को ना पकड़ा रखी है एक एक चीज़ है कि भाई तुम इसमें खुश रहो, इकट्ठे ना हो लियो बस। यही है, ये जो मैसेज है इनका योगदान भी यही है कि हमें इस बात के लिए जागृत किया। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यदि हम इनको बता सकते हैं, इन अपने बच्चों को। देखो मैं हरियाणा में ना, आप यहाँ तो सारे टीचर बैठे हैं, लेकिन आप भी खूब बोलो इस बात को कि भाई जे थारे घर में जेड़ी गंडासी होंगी ना सैनी साहब, तो बालक वही सीखेंगे। याद रखियो आप ये बात। जे घर में किताब होंगी तो किताब पढ़ेंगे। घर में तो एक टुकड़ा नहीं कागज का। और पता क्या कहे हमारे को आके मास्टर ने, हमारा बालक बिगड़ गया जी। और किसका बिगड़ेगा जी? किसका बिगड़ेगा? घर में स्मारण खातिर तो एक भी चीज़ नहीं, किसका बालक बिगड़ेगा भाई? तो यदि आपके घर में वो सब चीज़ें हैं जो एक उसको इंसान बनाती हैं, आदमी बनाती हैं, बंदा बनाती हैं जिसको हम कहते हैं, तो वो सब चीज़ें बढ़ेंगी ना। यदि उसके लिए सामान ही सारा उल्टा अपने घर में रखा हुआ है, सारा दिन यही बातें चले, मैं उन्हें क्या जानूँ, मैं उन्हें सबक सिखा दूँगा, बच्चा क्या सीखेगा? तो हमें इस चीज़ की ज़रूरत है। तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये कार्यक्रम रखा और मुझे भी अपने बीच में शामिल किया। तो सावित्रीबाई फुले को एक बार फिर नमन करते हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।